हाय गाइस। आज आपने देखा होगा जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ड्रॉ डाउन आया है। और आप अगर देख रहे होंगे, थोड़ा पहले से भी नोटिस कर रहे होंगे, जब Q2 के रिजल्ट के अपडेट आ रहे थे, मैंने भी डाबर को उसमें और गोदरेज कंज्यूमर्स को और एक दो FMCG कंपनीज़ को जो बड़ी बड़ी हैं उनको, जिनके भी Q2 के अपडेट आए थे, मैंने डिस्कस किया था और यही बताया था। क्योंकि सिंस उनका जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है वो पॉजिटिव नहीं था, तो अपडेट भी ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं रहा होगा। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो चीज़ भी पॉजिटिव नहीं थी। तो पिछले कई टाइम से, जो आप पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे, काफ़ी चीज़ डिस्कशन इसके ऊपर हो रहा है। जो आपके टाटा कंज्यूमर है, HUL है, नेस्ले है, और जितने भी ये बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज़ हैं, गोदरेज, डाबर, ये अपने हाई से एटलीस्ट पिछले महीने में 17-20% डाउन है। तो ये चल क्यों रहा है? क्या पूरे ये बेसिकली कंज्यूमर स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं, कंजम्पशन, जो कंजम्पशन बेस्ड थीम होती है, FMCG जो बेस्ड थीम होती है, उसमें क्या चल रहा है? 3 कंपनीज़ को डिस्कस करूंगा मैं सोच रहा था डाबर को भी करूं, बट उसका सिंस रिजल्ट नहीं आया अभी 30 को है, तो डाबर को बाद में मैं कवर कर लूँगा। गोदरेज को भी डाबर के साथ क्लब करके नेक्स्ट टाइम उसको देख लूँगा। तो अभी 3 कंपनीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। टाटा कंज्यूमर है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा बिकॉज उसका कौन कौन मैंने पढ़ा है। बाकी HUL का नहीं पढ़ा, नेस्ले का नहीं पढ़ा, बट डिटेल में मैंने इसको देखा है, इसके रिजल्ट को और प्रेजेंटेशन को पढ़ा है कि प्रॉब्लम क्या है। और काफ़ी चीज़ें सिमिलैरिटी हैं जो इनका मैनेजमेंट कह रहा है। जो प्रॉब्लम, अगर एक कंपनी से एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो बहुत लाइकली होता है कि जो बाकी कंपनीज़ हैं, ओवरऑल जो मैक्रो ट्रेंड होता है, वो सारी कंपनी सेम ट्रेंड फेस करती हैं। इनपुट प्राइस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और टाटा कंज्यूमर्स का तो ये भी कहना है कि बाकी कंपनीज अभी जिसे कहते हैं ना कि दे आर ट्राइंग टू आउटलास्ट ईच अदर, कि कौन सा कंपनी पहले अपना प्राइस को कम करेगी। बिकॉज प्राइस का वॉर चल रहा है, कोई प्राइस कम करने को रेडी नहीं है। बिकॉज मार्केट शेयर खोने का बहुत ज़्यादा चांस होता है अगर आप प्राइस कम नहीं करते हैं। अगर आप प्राइस ज़्यादा कट कर देते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान होता है। और आप प्राइस को कम नहीं करते हैं, मेंटेन रखते हैं हाई लेवल पे, तो आपकी मार्केट शेयर में प्रॉब्लम आता है। और मार्केट शेयर इन द लॉन्ग टर्म, टू इट इज़ वेरी पेनफुल टू गेन मार्केट शेयर इन द लॉन्ग टर्म देन टू कंपनसेट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म। तो इसीलिए जो ये कंज्यूमर स्टॉक्स होते हैं, ये कंपनीज होती हैं, इनका मैनेजमेंट फोकस करता है कि कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे हमारा मार्केट शेयर या तो हमको मेंटेन रखना है या ऑब्वियसली उसको इंक्रीज़ करना है, चाहे शॉर्ट टर्म में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ जाए बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन। तो देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे HUL का रिजल्ट। सिंस आज वो स्टॉक 5-6% डाउन था, एज फार एज आई रिमेंबर, जितना मैंने लास्ट में देखा था। तो डिस्कस करने से पहले आप अपनी स्क्रीन पे एक स्लाइड देखो जो HUL के प्रेजेंटेशन से मैंने निकाली है। उसमें आपको साफ साफ समझ आएगा, जो निल्सन का डेटा है उसमें भी आप देखेंगे जो अर्बन ग्रोथ है वो मॉडरेट हो रही है, लेकिन जो रूरल है, जो रूरल ग्रोथ है, वहाँ पे हल्की हल्की ग्रेजुअल रिकवरी आ रही है। तो ये क्या सिर्फ ये HUL को लेके है? नहीं, नेस्ले वाले जो नेस्ले के जो MD हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि जो मिडिल क्लास है, उनका एक मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा जो FMCG की कंपनीज़ है, हिस्टोरिकली इन्होंने टारगेट किया है मिडिल क्लास को। इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है, प्राइसिंग जो इनकी रहती है, वो मेजरली टारगेटेड रहती है मिडिल क्लास पे। तो आप देखेंगे नेस्ले का भी जो ना, जो चॉकलेट वाला पोर्टफोलियो है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या इनको ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो प्रीमियम सेगमेंट, उनके पास पैसा इतना है कि वो अभी डिमांड को, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है कुछ खरीदने में। तो जो जो नेस्ले का चॉकलेट वाला पोर्टफोलियो है, तो जो बेसिक इनका पोर्टफोलियो है, जो ये मिडिल क्लास को केटर करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम चल रहा है। और जो आप अगर ऑन दी अदर हैंड इनका प्रीमियम चॉकलेट का पोर्टफोलियो देखेंगे, तो उसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। तो इनका इंटरव्यू कह लें या फिर इनका जो कॉन्वर्जेशन है, वो जो इन्होंने अभी एक न्यूज़ आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, उनका यही कहना था कि इट इज़ एज इफ़ वी आर केटरिंग टू टू डिफरेंट इंडियाज़, जिसमें एक मिडिल क्लास है जो श्रिंक हो रही है, और एक प्रीमियम जो जिसे कहते हैं वेल्दी इंडिविजुअल्स, वेल्दी फैमिलीज़, हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है, वहाँ पे कंजम्पशन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये HUL के केस में भी आगे मैं जाके आपको जो सेगमेंट के परफॉर्मेंस बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट 4 इनके बेसिक सेगमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी प्रीमियम वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो, टॉप लाइन अगर मैं देखूं, हार्डली कोई ग्रोथ है। आप देखो ना, अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ कितना है, USG जिसे हम कहते हैं, या फिर UVG, अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, 2% का सेल्स ग्रोथ है। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूँ, सितंबर क्वार्टर की, जो भी Q2 का रिजल्ट है, तो
3% की अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ है। तो ग्रोथ कहाँ है, मतलब 2-3% से आप ग्रो कर रहे हैं तो देर, मैं तो कहूँगा इट्स एज इफ देर इज़ नो ग्रोथ एट ऑल। तो अभी भी मैं अगर देखूँ तो 55-57 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और नेस्ले का भी यही हाल है। टाटा कंज्यूमर्स तो उससे भी ज़्यादा, आई थिंक 70 के अबव है जितना मुझे ध्यान आता है। तो बहुत सारा बीच में एक न्यूज़ फ्लो ऐसा चल रहा था कि मिड और स्मॉल, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वहाँ पे करेक्शन आएगा एंड द मनी विल फ्लो इवेंचुअली इनटू लार्ज कैप स्टॉक्स। बट फिर मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा था और काफ़ी दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, बिकॉज अगर आप मिड स्टॉक, ये लार्ज कैप स्टॉक्स को भी देखेंगे तो बैंकिंग में तो ग्रोथ नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको कोटेक को डिस्कस किया डिटेल में जाके, पूरा हर एक पैरामीटर को समझाया। एक्सिस में यही किया मैंने, एचडीएफसी में यही किया, और मेरा यही कंक्लूजन था और सबका यही कंक्लूजन है कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है। आप कुछ भी करो, लोन का ग्रोथ आपका है नहीं, डिपॉजिट आप ठीक से रेज नहीं कर पा रहे हैं। एचडीएफसी के केस में एलडीआर रेशियो इतना हाई है कि वो डेलिबरेटली वो डिपॉजिट ज़्यादा ग्रो कर रहा है और लोन ग्रोथ उसने कम करके चला है। तो वहाँ पे इमीडिएट कोई बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन मुझे नहीं दिखता है। गलत हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, बट मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी हम आते हैं कंज्यूमर स्टॉक्स में। इतने बड़े बड़े स्टॉक हैं, टाटा ले लो, आप गोदरेज को ले लो, नेस्ले ले लो, एचयूएल ले लो, कितनी, डाबर ले लो, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनका स्टार्टिंग पी आप देखोगे 50-60 का स्टार्टिंग पी है और ग्रोथ नहीं है। तो मतलब इससे अच्छा तो मैं मिड और स्मॉल कैप्स में ही पैसा डालूँ ना। उसमें भले ही वहाँ पे भी मेरे को पी का बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट वहाँ ग्रोथ तो आ रही है। 2-3% तो ग्रो नहीं कर रहे हैं ना वो, एटलीस्ट ज़्यादा तो कर रहे हैं। तो मुझे उस जो न्यूज़ फ्लो है, जो नैरेटिव चलता है कि स्मॉल और मिड से पैसा फ्लो होके अब लार्ज कैप्स में जाएगा, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, बिकॉज बैंक्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, एफएमसीजी कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं, तो पैसा किस में जाएगा। अब इनका काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन रहता है निफ्टी 50 में। अब आप ग्रॉस मार्जिन चेक करो, तो ग्रॉस मार्जिन 50% पे आ गए हैं। 150 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1.5% का डिप आया है अगर वाई ओ वाई देखेंगे। एबिटा भी 23.8% का है, इसमें भी डिप आया है मार्जिन्स में। क्यों आया है आगे मैं आपको जाके बताता हूँ। 23.8% का बिट्टा मार्जिन आ गया, 80 बेसिस पॉइंट्स का डिप, मतलब 0.80% का डिप आया है बिट्टा मार्जिन में भी। और पैट अगर हम देखें, BEI मीन्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, तो भी हमारा -2 का ग्रोथ आया है वाई ओ वाई, मतलब डी ग्रो किया है इसका पैट। तो ऑब्वियसली स्टॉक 6% गिरेगा ना। और बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक गिरते नहीं है, बट अगर अर्निंग्स नहीं आएगी ना तो स्टॉक को कोई मतलब नहीं है, मार्केट को कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आपका स्टॉक लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, स्मॉल है, एसएमई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका पीई रीजनेबल नहीं है, आपकी ग्रोथ जस्टिफाई नहीं कर रही है पीई को, तो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, जैसे आपने आज एचयूएल के केस में देखा। अब आप देखो कि मार्जिन्स, अब ये स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये नेस्ले के लिए भी उतनी ही वैलिड है जितनी ये टाटा कंज्यूमर्स के लिए वैलिड है। और ऑब्वियसली एचयूएल के तो पेज से ही मैं दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन से, तो यहाँ पे तो वैलिड होगी ही। अब आप देखो क्रूड ऑयल का प्राइस, सिर्फ क्रूड ऑयल का आप देखेंगे तो ये कमोडिटी प्राइस है। आपको लगा लो आप सोडा ऐश है, ये आपके बॉडी वॉश वगैरह में, या फिर जितने भी क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं, एसिडिटी रेगुलेटर्स, यहाँ पे आपका कमोडिटी में ये यूज़ होता है। ये इनपुट साइड ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए इनपुट्स हैं। क्रूड ऑयल हो गया, उसके डेरिवेटिव्स हो गए, सोडा ऐश हो गया, पाम ऑयल हो गया, टी हो गया, स्किम्ड मिल्क पाउडर। तो स्किम मिल्क पाउडर और क्रूड का तो फिर भी ठीक ठाक हाल है, लेकिन आप पाम ऑयल अगर चेक करेंगे तो 10% वाई ओ वाई ग्रोथ आ चुका है इसमें। थोड़ा ग्रोथ इसीलिए भी आया है पाम ऑयल का, बिकॉज सितंबर में आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है एडिबल ऑयल में, और क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें भी, आई डोंट नो इफ़ क्रूड ऑयल के क्रूड एडिबल ऑयल में जो पाम ऑयल, सोया ऑयल, इस सब में जो आई थिंक 20% का टैरिफ लगाया था, तो वहाँ से ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, इसीलिए ज़्यादा प्राइस उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और आगे जाके और प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये प्राइस अभी लग तो नहीं रहा है कि थमेगा अनटिल अनलेस सप्लाई कैचेज अप विद द डिमांड। टी की आप अगर बात करेंगे तो सेपरेटली मैं आपको बताऊं, टी का आप तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 25% वाई ओ आई ग्रो कर गया है। अब 25% वाई ओ आई, 25% आपका ग्रो कर गया है, तो टाटा कंज्यूमर्स के केस में तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। जो टी वाला पर्टिकुलरली सेगमेंट है, अगर आप देखेंगे कि कॉफ़ी का प्राइस भी बहुत बढ़ा है, कोकोआ का प्राइस भी बहुत बढ़ गया है, तो रॉ मटेरियल का जो साइड है वहाँ से इनपुट इन्फ्लेशन इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि ये एकदम से 100% जो इनका प्राइस इंक्रीज हुआ है इनपुट साइड में, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कंज्यूमर्स को, बिकॉज बड़ी मुश्किल से इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं टाटा कंज्यूमर का बताऊं तो 7.5% ऑफ देयर ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स गोज इनटू देयर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशंस।
तो इतना सारा जब वो प्रमोट करते हैं तब जाके इनको मार्केट शेयर गेन करने को मिलता है। बहुत बड़ा पैरामीटर होता है इनके लिए मार्केट शेयर को गेन करना। लेकिन अगर ये सारा जो प्राइस हाइक है वो एक साथ कर देंगे तो इनको क्या प्रॉब्लम आएगा कि इनका मार्केट शेयर इनके हाथ से चला जाएगा। यही ये नहीं करना चाहते हैं। ये कॉन कॉल में साफ साफ सुनील डिसूजा जो उनके एमडी सीईओ हैं उन्होंने क्लियर करके बोला था कि मुझे नहीं पता बाकी कंपनीज प्राइस हाइक क्यों नहीं कर रही हैं, बट वो एसेंशियली इसीलिए नहीं कर रही हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू आउटलास्ट ईच अदर। शायद अब एक कंपनी प्रॉब्लम फेस करेगी, दूसरी भी करेगी, तीसरी भी करेगी, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है एट द एंड ऑफ द डे देयर इज फियर्स कंपटीशन बिटवीन ऑल द एफएमसीजी कंपनीज कि कौन कितना मार्केट शेयर गेन करेगा। और बाकी कैंपा कोला ने जो रेडी टू ड्रिंक वाला सेगमेंट है उसमें तो तबाही मचा रखी है। अगर मैं आपको बताऊंगा ना आगे उसको टाटा कंज्यूमर के केस में मैं बताऊंगा कि रिलायंस का जो उसने कैंपा कोला जो लॉन्च किया है एक्वायर करके प्योर ड्रिंक्स से, आई थिंक प्योर ड्रिंक्स उसका नाम था, तो 22 करोड़ में एक्वायर किया है और 400 करोड़ का उसका पहले साल में सेल आ गया। तो ऑब्वियसली काफ़ी उसने हलचल मचा दी है जिसे हम कहेंगे। अब ये मैंने आपको बताया, ये बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है, आपको तब क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसके 4 सेगमेंट को देखो HUL के। सबसे पहले इनका होम केयर का सेगमेंट है जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका। फिर ब्यूटी एंड वेलबींग का है जो ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड सेगमेंट पे है। फिर पर्सनल केयर है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट देखो इनका रेवेन्यू आप देख लो, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा नीचे कि ये सबसे बड़ा तो इनका होम केयर का है, बाकी ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर्सनल केयर इनका सबसे कम है। मार्जिन्स आप देख लो 19% है होम केयर में। पॉज करके आप सारे के मार्जिन्स देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट जो HUL का रहा है डिफरेंट सेगमेंट्स में कैसा रहा है। तो रेवेन्यू मैंने आपको बताया नेट की 2% से बड़ा है। मार्जिन्स में डिक्लाइन आया है। एबिटा भी, अगर एबिटा को मैं एब्सोल्यूट फिगर देखूँ वहाँ पे भी ड्रॉ डाउन आया है, थोड़ा सा आया है, लेकिन ग्रो नहीं किया ना। पॉइंट तो ये है कि ग्रो नहीं किया है। आप ग्रो भी कर, आप मेंटेन भी नहीं कर पाए, आप ड्रॉप हुआ है आपका। और पैट में भी सेम 4% का डिक्लाइन आया है, 3-4% का डिक्लाइन आया है। तो किसी को भी ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। दैट्स वाई द स्टॉक वॉज सिग्निफिकेंटली डाउन बिकॉज 5-6% एक लार्ज कैप को टूटना इज़ अ वेरी बिग थिंग। बाकी एबिटा मार्जिन मैंने आपको बता दिए, मॉडरेशन आपको बता दिया। तो इनका फर्स्ट बात करते हैं होम केयर सेगमेंट की। वहाँ पे अब दूसरा इन कंपनीज़ का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि हमारा होम केयर सेगमेंट 9% से बड़ा, 12% से बड़ा। ये घुमा फिरा के बात करते हैं कि हमारा हाई सिंगल डिजिट से बड़ा, डबल डिजिट से बड़ा, लो सिंगल डिजिट से बड़ा, ये वेरिएशन आया। आप क्लियर करके चलो ना यार, 8% से बड़ा, 10% से बड़ा, कब तक दिमाग लगाते रहेंगे। अब होम केयर सेगमेंट इनका मैं बात करूं तो हाई सिंगल डिजिट से बड़ा है। इनका जो अंडरलाइंग जो वॉल्यूम ग्रोथ है UVG जिसे हम कहते हैं, अब आई डोंट नो हाई सिंगल डिजिट 8% से बड़ा, 9% से बड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन हाई सिंगल डिजिट बोला है इन्होंने। अब लिक्विड पोर्टफोलियो में इनका जो लिक्विड पोर्टफोलियो का अब आप सुनेंगे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट बढ़ा है। अभी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट क्या होता है, 18%, 19%, 16%, मुझे नहीं पता, बट स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट में ये बढ़ा है। अब ये अपना जो फ्लोर क्लीनर है ये अब उसमें जैसे विम, इनका ऑब्वियसली विम जो डिशवॉशर है आपको तो पता ही है, जिससे विम से हम बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं, तो ये फ्लोर क्लीनिंग सोल्यूशन भी लॉन्च कर रहे हैं विम के ही नाम से। तो जैसे आता है ना लाइजॉल वगैरह के, तो अब ये भी विम से भी ये लॉन्च करेंगे। और ये रिन का लिक्विड वाले डिटर्जेंट्स में भी लॉन्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनके ऑलरेडी तो आते ही हैं, लेकिन ये लिक्विड वाले में भी रिन को भी लॉन्च कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके आगे। बाकी ब्यूटी एंड वेलबींग वाला सेगमेंट देखूँ तो इसका हाई सिंगल डिजिट इंक्रीज़ हुआ है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। 8 है, 9 है, 9% इंक्रीज़ है, मुझे नहीं पता कितना है। बाकी आप हेयर केयर को देखेंगे, इसमें ये भी इसी में आता है, ब्यूटी एंड वेलबींग के अंदर आता है। हेयर केयर हाई सिंगल डिजिट से बढ़ा है, जिसमें कि सनसिल्क, डव और ट्रेसमे ने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी प्रीमियम स्किन जो पोर्टफोलियो है इनका वो डबल डिजिट से बढ़ा है। अब सेम चीज़ मैंने आपको बताई ना कि अर्बन वाले सेक्शन में भी जो मिडिल क्लास है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, वो श्रिंक हो रही है। और जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो वेल्दी कंज्यूमर्स हैं, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रही है कि प्रीमियम स्किन का जो पोर्टफोलियो है इनका, जो बॉडी वॉश वगैरह बनाते हैं, इनफैक्ट कुछ तो मैंने भी यूज़ किए हैं। एक लव ब्यूटी एंड प्लानट वाला है और एक सिंपल है, SIMPLE वाली इनकी एक ब्रांड है जो आई थिंक UK US की थी, वहाँ से इन्होंने एक्वायर करी थी, तो वो भी मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ फीडबैक के लिए तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट हाँ आई हैव स्टिल यूज्ड इट। वो थोड़ा प्रीमियम साइड में आ जाता है एंड इट इज़ ग्रोइंग रीजनेबली वेल। हाई डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने बोला है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी बात है। बाकी पर्सनल केयर इनका जो थर्ड सेगमेंट है, पर्सनल केयर की हम बात करते हैं तो
डिक्लाइन किया है वो 5% से, जिसमें कि लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। अब लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन मुझे नहीं पता, 2%, 3%, 4%, मुझे नहीं पता, लेकिन लो सिंगल डिजिट का वॉल्यूम डिक्लाइन आया है। अब जो स्किन क्लिनजिंग वाले इसके सॉल्यूशंस हैं वो डिक्लाइन किए हैं ड्यू टू प्राइसिंग एक्शंस। अब इन्होंने दिसंबर में पिछले साल प्राइस हाइक किया था अपने स्किन क्लिनजिंग, जो भी इनका पोर्टफोलियो है उनके अंदर जो स्किन क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इस वजह से डिमांड में थोड़ा प्रॉब्लम आया है और वो डिक्लाइन किया है 5% से। अब प्रीमियम पोर्टफोलियो ग्रू मोर, इस वाले सेगमेंट में भी प्रीमियम जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और वो क्लियरली हमको समझ आ रहा है, हर मैनेजमेंट यही कर रहा है कि प्रीमियम वाली साइड ज़्यादा ग्रो कर रही है। बॉडी वॉश डबल डिजिट में ग्रो किया है, ओरल केयर हाई सिंगल डिजिट में ग्रो करी है, लेड बाय क्लोजअप वाला जो ब्रांड है इनका। अब स्किन क्लेंजिंग और टी में ये क्या करेंगे, फर्दर हाइक करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि एक साथ नहीं हाइक कर सकते। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर्स ने भी एक साथ हाइक नहीं किया अपना टी का प्राइस, वो धीरे धीरे हाइक कर रहे हैं। और इनपुट मैंने आपको बताया कि 25% से वाई टी का प्राइस ग्रो किया है, तो इनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा। इट इज़ ऑन, यस। हाँ, बाकी चौथा इनका सेगमेंट है फूड एंड रिफ्रेशमेंट का। यहाँ पे भी डिक्लाइन आया है, कितना आया, मार्जिनल डिक्लाइन इन रेवेन्यू, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। 1% डिक्लाइन है, 2% डिक्लाइन है, 3% डिक्लाइन है, मुझे नहीं पता, बट मार्जिनल डिक्लाइन है, लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन। अब आप ये चीज़ समझो, प्राइस और वॉल्यूम में फ़र्क होता है। जो सेल्स का फिगर होता है हमारा, वो दो चीज़ों से बनता है। लेट्स से हमने 10 नोटबुक्स बेचनी है और 10 एक का सेलिंग प्राइस है 10, तो प्राइस कितना हो गया 10 एक नोटबुक का, वॉल्यूम कितना है 10 नोटबुक बेच रहे हैं, तो सेल्स कितनी हो गई 100। क्लियरली समझ आता है, 10 हमारे पास नोटबुक्स हैं, वॉल्यूम 10 है हमारा, और एक का प्राइस है 10, तो बढ़ के हमारा 100 का सेल प्राइस हो गया। अब इस केस में हम क्या करते हैं, लेट्स से हमने 12 प्राइस कर दिया, 10 की जगह 12, तो हमने प्राइस इंक्रीज़ ले लिया। जो ये प्रोडक्ट्स में प्राइस इंक्रीज़ लेते हैं ये ऐसे ही लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि 10 नोटबुक, अभी भी वॉल्यूम तो 10 ही है, लेकिन हमने 12 प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारा 120 का सेल्स प्राइस हो गया। या तो हमने प्राइस सेम रखा लेकिन 12 बुक्स बेची, वॉल्यूम में चेंज हमने कर दिया, पहले 10 बेच रहे थे अब 12 बेची, तब भी हमारा 120 सेल्स का प्राइस 120 हो गया। तो इसका मतलब क्या, जो सेल्स का प्राइस है वो डिपेंडेंट है, या तो आप वॉल्यूम के साथ खेलो, प्राइस कम कर दो, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दो, तो आपका तब भी सेल्स प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। और नथिंग लाइक इट कि जब आप प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं, तब तो अच्छा खासा आपको ग्रोथ मिलता ही है। तो आपको देखना पड़ता है, जब हाई इंटेंसिटी होती है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, तो आप प्राइस को कम करते हैं, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली प्राइस कम होता है तो वॉल्यूम में थोड़ा डिमांड आ ही जाती है, बेसिक डिमांड वाली सिचुएशन है। किसी भी चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ ही जाता है, अनटिल अनलेस वो इनइलास्टिक डिमांड ना हो। तो उस हिसाब से आप प्राइस को, सेल्स को आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो सिंगल डिजिट वॉल्यूम का डिक्लाइन आया है, मार्जिनल डिक्लाइन इन रेवेन्यू, तो मतलब प्राइसिंग में भी इनका डिक्लाइन आया होगा, तभी इनका नॉर्मल डिक्लाइन आया है। अब इसमें क्या, टी वाले क्योंकि हम फूड एंड रिफ्रेशमेंट वाले सेगमेंट को अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो इनका चौथा सेगमेंट है एचयूएल का, इसमें भी टी बेचते हैं ये, और टी भी जो बेचते हैं वो भी प्रीमियम टी अलग से बेचते हैं, और ग्रीन टी और आपकी जो फंक्शनल टी है वो कौन यूज़ करता है। अब मिडिल क्लास, नॉर्मली हम लोग तो चलो करते हैं ग्रीन टी यूज़, बट एक यहाँ पे मुझे जो लगता है कि ये लोअर मिडिल क्लास या थोड़ा एस्पायरिंग मिडिल क्लास की बात हो रही है, वो इतना ग्रीन टी यूज़ नहीं करता है, वो नॉर्मल टी यूज़ करता है। उसको शाम को चाय बिस्किट जो खाना होता है और सुबह उठ के उसको जो चाय पीनी होती है, वो उसमें टी यूज़ करता है। तो जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो फंक्शनल टी है और ग्रीन टी है, जो यूजुअली जो वेल्दी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ अभी भी अच्छा है। लेकिन जो नॉर्मल इनका टी वाला पोर्टफोलियो है, वहाँ पे डिक्लाइन आया है, क्योंकि ऑब्वियसली इनपुट प्राइस बढ़ा है, इन्होंने भी थोड़ा प्राइस बढ़ाया था, आगे भी जाके बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें ऑब्वियसली डिक्लाइन है तो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आगे जाके क्या करने वाले हैं, ये हॉर्लिक्स का 10 रुपीज़ का सैशेट लॉन्च करने वाले हैं। दूसरा डायबिटीज़ प्लस का चॉकलेट फ्लेवर लॉन्च करने वाले हैं, और तीसरा नॉर का कोरियन किमची नूडल्स सूप, सॉरी नॉर का कोरियन किमची सूप ये लॉन्च करने वाले हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ से इतना सब जो डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, प्राइस हाई के लेने वाले हैं आगे जाके, तो कैसा ये इम्पैक्ट करेगा इनको। व्हाट यू शुड एक्चुअली वॉच आउट इज़, ये आगे जाके कितना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे अपना खेल खेल पा रहे हैं, कितना प्राइसिंग ये बढ़ा पा रहे हैं विदाउट लूजिंग देयर मार्केट शेयर। अगर ये मार्केट शेयर लेंगे तो फिर वो स्टॉक प्राइस पे और पूरे बिजनेस पे भी इवेंचुअली गलत इंपैक्ट आता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है, सबसे पहले आंख बंद करके नेक्स्ट रिजल्ट के टाइम पे आपको ये चीज़ देखनी है कि टॉप लाइन का ग्रोथ कितना है। अगर टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आया है, जैसे इस बारी तो 2-3% का ग्रोथ आया है, 2% का एचयूएल में, तो मतलब 10-12-15% तो करो यार, आपका तो पी 55-60 का है। तो
आपको देखना पड़ेगा यार ये कब जाके ये बाउंस बैक करते हैं, बिकॉज अभी क्लियरली समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है एफएमसीजी पूरा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब हम बात करते हैं टाटा कंज्यूमर्स की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके राइट इशू से, जो इसने अभी अगस्त में आई थिंक किया था। तो उसने सबसे पहले राइट इशू क्यों किया, बिकॉज इसने ऑर्गेनिक इंडिया और कैपिटल फूड्स को एक्वायर किया था पिछले 2-3 क्वार्टर्स में। तो अभी आई थिंक हो चुका है, 2-3 क्वार्टर्स तो एटलीस्ट हो चुके हैं इनको, इनका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। लेकिन इसका थोड़ा डेट बढ़ गया था, तो उसको डेट को इनको रीपे करने के लिए, और अभी नेट कैश पॉजिटिव हो चुके हैं, जो कि रहना ही पड़ता है यार। एक कंज्यूमर ब्रांड अगर अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा एक्विजिशन स्प्री में है, वो उनके पास एक नेट कैश फ्लो जो उनका पॉजिटिव ही रहता है। ये जो एटलीस्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं, इनके पास तो बहुत सारा किटी में कैश पड़ा होता है, रिजर्व्स बहुत सारे पड़े होते हैं। तो आप देखेंगे इनका अब क्या है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो पूरे रिजल्ट में एक सिल्वर लाइनिंग मेरे को यही लगी कि आगे जाके इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज द डेट हैज़ बीन रिपेड बाय द वे ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू राइट इशू। और अब जाके जो इनका एबिट से लेके जो प्राइस बिफोर टैक्स तक सारा का सारा ऑलमोस्ट वैसे ही फ्लो हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट इनका काफ़ी कम हो जाएगा। अब टी वॉल्यूम्स इनके डिक्लाइन करे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऑब्वियसली मैंने बताया टी प्राइसेस बढ़े, इनको भी थोड़ा इंक्रीज़ लेना पड़ा, इस वजह से टी के जो डिमांड है उसमें सॉफ्टनेस आई। टी का जो इनका, बिकॉज आप, मैं टी की क्यों बात कर रहा हूँ टाटा कंज्यूमर्स में, बिकॉज टी हो गया, सॉल्ट हो गया, ये इनका बहुत बड़ा और बहुत स्टैब्लिश्ड सेगमेंट है। अगर यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो जो बाकी नुक्के मुक्के जो छोटे मोटे सेगमेंट्स हैं उनको सारा कुछ संभालना पड़ जाएगा। तो इसीलिए टी की यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो टी का इनका मार्जिन में भी डिक्लाइन आया है, बिकॉज ऑब्वियसली इनपुट प्राइस बढ़े हैं, सारा का सारा ये पास ऑन नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा वहाँ पे डिक्लाइन आया है। अब कहना इनका यही है, जैसे एचयूएल ने भी बोला है कि हम टी के प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो इनका भी यही कहना है कि आगे जाके टी के प्राइसेस बढ़ाएंगे। अब स्टारबक्स वाला जो आपको पता होगा, इन्होंने जेवी किया है, टाटा स्टारबक्स जो है जो एंटिटी है अब फाइनली, तो वो जाके भी इनके 470 स्टोर्स हो चुके हैं, 70 सिटीज़ में इस्टेब्लिश हैं। लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या टिकट साइज़ की प्रॉब्लम है, क्या कंज्यूमर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। At least from the point of view of management, they are saying that the traffic is the main problem. फुटफॉल नहीं आ रहा है स्टारबक्स में, लेकिन टिकट साइज इज़ नॉट द प्रॉब्लम। वंस द कंज्यूमर्स आर एंटरिंग स्टारबक्स, दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग। तो टिकट साइज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर बाकी QSR को भी कमेंट्री पढ़ते आ रहे हैं अगर पिछले क्वार्टर्स से, तो वहाँ पे भी वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि हमारा जो फुटफॉल है, ट्रैफिक कह लो आप उसे, कि वही कम है। अब वही कम है तो वो जो अगर जो कंज्यूमर है वो घुसेगा ही नहीं टाटा स्टारबक्स में, तो वो खर्चा क्या करेगा? तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई थिंक ये अपना जो मेन्यू है और जो ऑफरिंग्स हैं जो उसमें थोड़ा ट्वीकिंग करेंगे, ताकि थोड़ा ग्रोथ को ये वापस ट्रिगर कर पाएँ। अब देखना पड़ेगा कर पाते हैं या नहीं। बाकी इनका एवरेज एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन में मैंने आपको बता दिया 7.5% ये खर्चा करते हैं। इनोवेशन टू सेल्स, मतलब जो इनके इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, टोटल सेल्स में से वो 4.1 पहुंच चुके हैं। फॉर द फुल ईयर दे हैव टारगेटेड एट 5%, तो उसको भी देखना है। बाकी इनका जो, मैं आपको दिखाई देता हूँ स्लाइड, अब अपनी चेक करो की बिजनेस स्नैपशॉट। जैसे मैंने आपको 4 बिजनेस सेगमेंट बताए थे एचयूएल में, इसमें भी 4 बिजनेस सेगमेंट है। एक है इंडिया बेवरेज का, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। उसमें कौन कौन सी ब्रांड है, आप उसके डायरेक्टली नीचे चेक करो। टाटा टी, टाटा ग्लूको, टाटा कॉपर, टाटा ग्लूको प्लस। आप ध्यान रखना, इसका मैं आगे जाके थोड़ा डिस्कशन करूँगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी जो वरुण बेवरेजेस भी हैं उसके भी एमडी ने काफ़ी आके बोला है कि हमको कैंपा कोला से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और काफ़ी डिसरप्ट किया है कैंपा कोला ने जो रिलायंस ने ख़रीदा था। अब जो इसकी मैनेजमेंट कमेंट्रीज की तो एक्चुअली कौन कॉल मैंने पढ़ा है, तो पूरा सुनील डिसूजा को उनका जो पूरा स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ा है। तो उसमें भी इन्होंने भी सेम चीज़ कही है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक उसने डिसरप्ट किया है, और हमको भी टाटा ग्लूको में अपनी प्राइसिंग को कम करना पड़ा, इसीलिए टाटा ग्लूको प्लस हमारा जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। फिर इनका इसमें हिमालयन ब्रांड आता है, टाटा कॉफ़ी ग्रैंड आता है, और ऑर्गेनिक इंडिया की आपने ग्रीन टी बहुत पी होगी। तो ये पिछले 2-3 क्वार्टर्स में टाटा ने एक्वायर कर दी थी टाटा कंज्यूमर्स में, और कैपिटल फूड्स को भी। बाकी आप इंडिया फूड्स वाला इसका बिजनेस, तो इंडिया बेवरेजेस को ही देखते हैं कैसे ग्रो किया है।
अब देख लो रेवेन्यू ग्रोथ क्या है 3%, अब ब्रैकेट में 4% है, वो हम उसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है विदाउट एक्वायरिंग ऑर्गेनिक इंडिया, तो ब्रैकेट में वो वाली ग्रोथ है वो है -4%। तो मतलब आप ये समझ सकते हो यहाँ पे अगर ये ऑर्गेनिक इंडिया को एक्वायर नहीं करते तो इनका 3% का भी ग्रोथ नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी इंडिया फूड्स की हम बात करते हैं, 28, ये वाला अच्छा बिजनेस ग्रो किया है, ये वाला सेगमेंट अच्छा ग्रो किया है, इंडिया फूड्स वाला सेगमेंट जिसमें इन्होंने कैपिटल फूड्स को भी एक्वायर किया था। अब रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे 28% की है, और ब्रैकेट में मतलब विदाउट एक्विजिशन ऑफ कैपिटल फूड्स रेवेन्यू ग्रोथ वुड हैव बीन ओनली 9%। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट रहा है इनके लिए कैपिटल फूड्स का को एक्वायर करना, जिसमें चिंग्स वगैरह उसकी एक ब्रांड है कैपिटल फूड्स की। बाकी इंटरनेशनल आप देखेंगे यूके, यूएस, कनाडा, यहाँ सब में ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। यूके में मोस्टली इनका टी का सेगमेंट है वहाँ पे। यूके तो फिर भी अच्छा ग्रो कर रहा है, यूएस भी थोड़ा पहले से बेटर ग्रो कर रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है, पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत प्रॉब्लम था, और कनाडा अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे जाके कनाडा वाला भी बिजनेस जो है इनका ठीक हो जाएगा। बाकी नॉन ब्रांडेड आप देखो, नॉन ब्रांडेड में इनका बेसिकली B2B बिजनेस आता है, वो कॉफ़ी प्लांटेशन का इनका बिजनेस है, खुद खुद ये कॉफ़ी वगैरह प्लांट करते हैं, और सॉल्यूबल्स का बिजनेस है इनका। सॉल्यूबल्स में B2B में जाके बेचते हैं अपने इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफ़ी के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़, तो वो वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। लेकिन आगे जाके देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन कि प्राइसेस सॉल्यूबल्स में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब वहाँ से जैसे कह सकते हैं स्ट्रैफिक लेवल पे जाके बढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो आगे जाके वो डिमांड में पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो देखते हैं नॉन ब्रांडेड आगे जाके कैसे ग्रो करता है। अभी तो 19% ग्रो किया है, और यहाँ पे एक्विजिशन का और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कोई सीन नहीं है, इंटरनेशनल और नॉन ब्रांडेड में ये खुद ही से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंसोलिडेटेड आप देखो टोटल 13% से रेवेन्यू ग्रो किया है, विच इज़ स्टिल प्रिटी गुड एज कम्पेयर टू द टू कंपनीज दैट आई एम डिस्कसिंग। एक तो HUL और नेस्ले, वहाँ तो ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ एटलीस्ट 13% से तो ग्रो किया है, दैट्स वाई थोड़ा ज़्यादा इसको PE मिला है, और इसका मार्केट कैप भी थोड़ा कम है, 1 लाख CR का भी नहीं है। बाकी 5% अगर देखोगे ब्रैकेट में लिखा है कंसोलिडेटेड में, अगर ये एक्वायर नहीं करते कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया को, तो ये इनका 5% से ग्रो कर रहा था बस। ठीक है, ये वाला स्लाइड मैंने आपको दिखा दिया। अब ग्रुप परफॉर्मेंस देखो आप, Q2 FY25 की रेवेन्यू ग्रो किया है 13% से। एबिटा सिर्फ आप अभी मार्जिन्स देखो, एबिटा मार्जिन्स मैंने HUL के केस में बताए थे आपको 23%, और 22% है नेस्ले के केस में, जो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इस केस में है 14.9%। एबिटा यहाँ पे कम है, इस कंपनी का एबिटा ही कम है। तो मार्जिन एक्सपेंशन की मैं सीधे यहाँ पे बात करूँगा, तो आप चारों फिगर पूरे रो चेक करो मार्जिन एक्सपेंशन की। 30 बेसिस पॉइंट्स में एबिटा डिक्लाइन हुआ है, PBT BEI मतलब बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, PBT में भी 350 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ है, मतलब 3.5% का डिक्लाइन आया है। और ग्रुप नेट प्रॉफिट में अगेन बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, वहाँ पे भी 0.80% का डिक्लाइन हुआ है, ग्रुप नेट प्रॉफिट में 1% का डिक्लाइन आया है। आपको क्लियरली समझ आएगा कंप्रेशन, मार्जिन कंप्रेशन क्या हर FMCG कंपनी में चल रहा है? यस, हर FMCG कंपनी में चल रहा है। HUL में मैंने आपको बता दिया कैसे चल रहा है, टाटा की हम अभी देख ही रहे हैं लाइव यहाँ पे कि किस तरीके से मार्जिन का कंप्रेशन चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? अगेन सेम रीजंस, कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ गए, कोकोआ के प्राइसेस बढ़ गए, इनपुट रॉ मटेरियल के प्राइसेस, कमोडिटी इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं कि इनको तो सॉल्ट में भी प्राइस बढ़े थे, जो ब्राइन होता है आपका, जो बेसिक कमोडिटी होती है सॉल्ट बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी इनके खुद के प्लांट्स से, जो खुद के फील्ड है वहाँ से इनको ब्राइन सप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल वगैरह हो गई थी, फिर उनको बाहर से ख़रीदना पड़ा। लेकिन इन्होंने सितंबर में ही, इनको बहुत प्रोएक्टिवली पता चल गया था कि बिकॉज सिंस इनको बाहर से ख़रीदना पड़ा, तो इनको पता था कि हमारा कॉस्ट तो बढ़ने वाला है आगे सॉल्ट का, तो उन्होंने सॉल्ट में थोड़ा सा प्राइस हाइक ले लिया था। टी में ये नहीं ले पाए, टी का मैंने आपको बताया प्राइस बढ़ा था, और टी का ये नहीं ले पाए बिकॉज they clearly risk losing market share if they increase the price input prices in one go। सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देंगे तो मार्केट शेयर चला जाएगा, इसीलिए इनको मार्जिन का कंप्रेशन आया है। तो ये चीज़ एक सेकेंड, बाकी हाँ इसमें मैं ऐसे बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। राइट इशू का मैंने आपको बता दिया, ब्राइन का मैंने आपको बता दिया। अब ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्यों ये प्राइस हाइक नहीं कर सकते हैं अचानक से, और क्योंकि सारी कंपनीज वेट कर रही है ना कि चलो दूसरी कंपनी पहले प्राइस हाइक करेगी तो मैं भी तब प्राइस हाइक करूँगा, तो उस हिसाब से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि
बहुत फियर्स कंपटीशन आप ये कह सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक इंडिया कैपिटल फूड्स को एक्विजिशन के मैंने बता दिया। कैंपा कोला ने काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट कर दिया है, बिकॉज कैंपा कोला और आप कोका कोला पेप्सी की अगर आप बात करेंगे तो उनका 250 ml आता है 20 रुपीज़ का, और कैंपा कोला की जब हम बात करते हैं तो 200 ml आता है 20 रुपीज़ का, सॉरी 10 रुपीज़ का। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे कि मतलब जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है, जिसको रूरल एरिया में जिसको नहीं समझ आता यार कि अब मैं पेप्सी पीऊँ को कोका कोला पीऊँ या कैंपा कोला पीऊँ, उसे बस अपनी प्यास बुझानी है, उसको 10 रुपये का 200 ml मिल जाएगा, तो वो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है, वो तो वहीं जाएगा। और कैंपा कोला ने एक्चुअली 400 करोड़ का सेल किया है फर्स्ट ईयर में, तो समझ आता है कि कैंपा कोला काफ़ी डिसरप्ट कर रहा है। इसीलिए VBL जो है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, उसके भी MD CEO ने आके ये चीज़ सेम चीज़ बोली कि परेशानी हमको हो रही है। सुनील डिसूजा भी सेम चीज़ कह रहे हैं कि परेशानी हमको हो रही है कैंपा कोला से। तो इन्होंने इसीलिए टाटा ग्लूको प्लस का प्राइस कम कर दिया था, इसीलिए रेडी टू ड्रिंक वाला जो सेगमेंट है इनका, वहाँ पे भी इनको डिक्लाइन आया। तो अब देखेंगे ना, जब एक कॉम्पिटिटर फियर्स एंट्री मारता है ना, तो सारे इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देता है। और सेम चीज़ हो रही है पेंट्स वाले सेगमेंट में। कभी मैं पेंट्स की कंपनीज को भी डिस्कस करूंगा। जो बिरला ओपस है, कुमार मंगलम बिरला जी की जो नया वेंचर उन्होंने निकाला है पेंट्स का, अभी इवन दो एशियन पेंट्स कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्लियरली वहाँ पे भी दिख रहा है कि प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि व्हेन दे एक्सेप्ट कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। बाकी रिजल्ट को आप देखेंगे कंसोलिडेटेड इसके फाइनेंशियल्स को, तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे क्वार्टर एंडेड सितंबर 24 के Q2 FY25 और Q2 FY24 को। मतलब इस क्वार्टर को पिछले साल के सेकंड क्वार्टर से कंपेयर किया है डायरेक्टली। चेंज आप देखेंगे YOY तो 13% से रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है 11% से, PBT -16% से, और पैट एकदम फ्लैट है, कोई चेंज है ही नहीं प्लेट में। पिछले साल भी 359 CR का पैट किया था इन्होंने, और इस बार भी 359 CR का, मतलब एक साल हो गया घूम फिर के आप उसी पैट पे पड़े हैं। तो कहाँ से ग्रो करेगा, मतलब शेयर प्राइस को भी प्रॉब्लम आएगा ना ग्रो करने में। तो ये इसके साथ हुआ है। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं नेस्ले को। तो अगेन नेस्ले का मैंने आपको बताया, सुरेश नारायण जी का जो अभी इंटरव्यू आया था कि मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है। ऑलरेडी मैं बहुत चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ इसमें। कॉफ़ी कोकोआ के प्राइसेस वही बढ़ गए हैं, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो सिर्फ 1.3% का था YOY, बकवास। और डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे 1.2% से बढ़ी है, एक्सपोर्ट 3% से बढ़े हैं, फिर भी कुछ तो होता नहीं है 3%, लेकिन अगर 3% से बढ़े भी हैं तो क्या फ़ायदा। आपका जो 4% है आपका एक्सपोर्ट, हार्डली 96% तो आपका डोमेस्टिक है ना। तो डोमेस्टिक आपका जब 1.2% से ग्रो कर रहा है, और स्टॉक का PE है 55-60 समथिंग, तो जस्ट नॉट जस्टिफाइबल इन माई ओपिनियन। बाकी इनका बेवरेज बिजनेस फिर भी हाई डबल डिजिट ग्रोथ मारा है इनका। वो भी नेस्कैफ़े पोर्टफोलियो, इनका नेस्कैफ़े गोल्ड है, और रोस्टरी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, उसमें ग्रोथ आया है। बाकी इनका जो डेयरी, जो मिल्क वाला इनका सेगमेंट है, मिल्क मेड आपको पता ही है, वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है हाई डबल डिजिट का। और जो मैगी का मसाला जो आता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मसाला मैजिक, वहाँ पे भी हाई डबल डिजिट का ग्रोथ है। बाकी दूसरा एक ट्रेंड है जो मैंने आपके डाबर के Q2 के अपडेट में भी बताया था कि उनको प्रॉब्लम आई है चैनल इन्वेंट्री की, बिकॉज सामान बिक नहीं रहा है उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के एंड से, बिकॉज क्योंकि सारा का सारा जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है क्विक कॉमर्स से। जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जितने भी ये क्विक कॉमर्स हैं, बिग बास्केट, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। लेकिन इनका भी अगर मैं आपको बताऊँ, ई कॉमर्स सेगमेंट ग्रो किया है 38% से। तो कहाँ आप टोटल कंपनी को देख रहे हैं कि 1.2% से ग्रो करी है, तो इनका सिर्फ ई कॉमर्स वाला सेगमेंट 38% से ग्रो किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो जितना भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो जो हमारे घर के आसपास जो किराना स्टोर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वहाँ से ग्रोथ नहीं है। इन अब आप खुद सोचो ना, अगर आपके घर के आसपास जेप्टो ये सब आ रहा है, तो क्यों आप मगजमारी करोगे नीचे जाके अपने शॉपकीपर लाला से कुछ सामान खरीदने के लिए। मैं तो नहीं खरीदता हूँ, और इसीलिए भी नहीं खरीदता हूँ। परसों ही मैं कुछ 200 समथिंग का एक हिट आता है, एंड आई ऑलवेज कीप हिट इन माई होम, बिकॉज आई हैव अ फोबिया फॉर कॉकरोचेस और एवरीथिंग दैट फ्लाइज। तो हिट मेरे को हमेशा चाहिए होता है, और मेरा अर्जेंटली ख़त्म हो गया था। तो और मैं सोसाइटी में ही वॉक कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ। मेरे को सिर्फ 2 या 3 रुपये, हार्डली आई डोंट थिंक 5 रुपये भी उसने कम किया है जो मेरा शॉपकीपर था। और मैं सेम प्रोडक्ट अगर मैं कहीं और से लूँगा, किसी ऑनलाइन स्टोर से लूँगा, तो एटलीस्ट मेरे को 30-40 रुपीज़ का, 30-40 ना भी मिले, मेरे को 10-20 रुपये का तो वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो क्यों मैं डिस्ट्रीब्यूटर से जाके खरीदूँ, क्यों मैं दुकानदार से जाके खरीदूँ, जब उसे इतनी समझ नहीं आ रही है, या वो इतना अवेयर नहीं है कि भाई सेम प्रोडक्ट मेरे को ऑनलाइन जब सस्ता मिल जाएगा, तो मैं क्यों तेरे पास मगजमारी करूँ आके। और ये ट्रेंड मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है कि अब सारा ग्रोथ इनसे जाने वाला है, जब अनटिल अनलेस ये बिल्कुल अपनी प्राइसिंग को कंट्रोल करके चलेंगे।
तो क्विक कॉमर्स अगेन वही, टोटल सेल्स में से नेस्ले का क्विक कॉमर्स वाला सेल 8.3% का है। तो अगर ये ज़्यादा होता प्रोपोर्शन और 38% से ग्रो कर रहा होता तो बहुत ही अच्छी बात होती, बट सिर्फ 8.3% ऑफ ओवरऑल सेल्स है क्विक कॉमर्स से या फिर ई कॉमर्स से बेसिकली। तो वो अगर 38% से ग्रो कर भी रही है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ओवरऑल रेवेन्यूज़ में नहीं आ पाएगा। बाकी मिल्क प्राइसेस और जो पैकेजिंग जो इनकी होती है, पैकेजिंग कॉस्ट, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। मिल्क प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आया। तो अगेन सिल्वर लाइनिंग अगर मैं बात करूँ तो एक ही है, बाकी और तो कॉफ़ी और टी के प्राइसेस में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और अगेन मैंने आपको बताया टाटा कंज्यूमर्स 7.5% ऑफ देयर ओवरऑल सेल्स गोज इनटू एडवर्टीजमेंट। इस केस में भी मैनेजमेंट का यही कहना है, एग्जैक्ट तो उन्होंने नहीं बताया कितना, लेकिन एबिटा का सप्रेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है और इनको हायर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन करना पड़ रहा है। तो अगेन विच इज़ द बैड साइन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जब होती है तो वो आपके मार्जिन को लेके जाती है। अब ग्रॉस मार्जिन इसके आप चेक करेंगे 56.6% में है। आप इसकी एक स्लाइड चेक ही कर लीजिए, रिजल्ट की स्लाइड, राइट। तो अब आप देखो नेस्ले के रिजल्ट्स हैं ये मैंने नेस्ले से नहीं निकाला है, KR चोकसी रिसर्च से मैंने निकाला है, बिकॉज काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दे रखा था। तो जस्ट टू पुट अ डिस्क्लेमर। बाकी सेल्स आप देखो, मैं एब्सोल्यूट फिगर पे कभी नोटिस नहीं करता हूँ, बिकॉज एब्सोल्यूट फिगर, योर स्टॉक प्राइस डजंट गिव अ शिट अबाउट एब्सोल्यूट फिगर। वहाँ पे आपका होता है कि पेस कितने ग्रोथ से पेस कर रहा है। तो मेरे को नहीं समझ आता कि 50,000 करोड़ का आपका सेल हुआ है या 5,000 करोड़ का। आई ओनली केयर अबाउट ग्रोथ। तो आप QOQ और YOY पे सारे फिगर्स चेक करो। सेल्स चेक करो 1.3% YOY, एबिटा चेक करो डिक्लाइन आया 4% का YOY, पैट आप चेक करो 0.5% का डिक्लाइन आया YOY। तो अब यहाँ EPS आप चेक करेंगे, EPS 0.9% का डिक्लाइन आया YOY। तो EPS अगर ग्रो नहीं कर रहा है मतलब यू आर नॉट जनरेटिंग वेल्थ फॉर योर शेयर होल्डर्स, आपने उनका वेल्थ भी इरोड कर दिया। तो जब ये करती है कंपनी तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको समझ आएगा कि ये ग्रो तो नहीं कर रही है। और इसका शेयर प्राइस भी जब 50-60 के पी पे है तो क्यों शेयर प्राइस भी क्यों बढ़ेगा एट दी, मतलब आप कितने ही फैंसी में हों, बुल मार्केट में हों, एक बार तो सेंस आता ही है। और अभी मार्केट बिल्कुल अर्निंग्स पे ऐसा हो रहा है कि अगर अर्निंग्स अच्छी हैं और अगर उसका पी रीजनेबल है तो ही प्राइस बढ़ रहा है। आप KPIT को भी आप देखेंगे, उसका रिजल्ट आया, अच्छी अर्निंग्स थी, कोई ख़राब अर्निंग नहीं थी, नेगेटिव सरप्राइज नहीं था, मैनेजमेंट वगैरह गाइडेंस वगैरह भी ठीक है, लेकिन उसका स्टॉक पी इतना हाई था कि आज वो जितना मुझे ध्यान पड़ रहा है वो 8-9% डाउन था एक टाइम पे। तो इस वाले मार्केट में आपको सिर्फ अर्निंग से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका पी भी सपोर्टिव लेवल पे होना चाहिए, तब आपका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। जस्ट टू गिव माई इंसाइट्स ऑन दिस। बाकी सीरियल्स और एडिबल ऑयल का जो प्राइस है मैंने आपको बताया बढ़ा है, वो दिस इज़ लाइकली टू बी एलिवेटेड अकॉर्डिंग टू द नेस्लेज मैनेजमेंट। बाकी एक और चीज़ अगर मैं बताऊं, एक्सेप्शनल आइटम जो इन्होंने स्लम्प सेल किया था एक बिजनेस का, वहाँ से इनको 183 CR का गेन हुआ है। अगर वो गेन भी नहीं होता तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या ही हिट आता। इट्स एज गुड एज माई गैस एंड योर गैस, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या होता। बाकी इन्होंने आपको पता ही होगा अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स और यूट्यूब देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपेन चला था, एक कोई इन्फ्लुएंसर हैं भी, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं कि हर प्रोडक्ट के पीछे का लेबल उठा के देखते हैं कि यार इसमें क्या क्या है, और उसको इतना प्रमोट करते हैं, इतना उसको फैला देते हैं कि कंपनी को इवेंचुअली स्टेप लेना पड़ता है अपनी इंग्रेडिएंट्स को सही करने में। तो नेस्ले का भी मुझे जितना ध्यान आ रहा है 1-2 महीने पहले काफ़ी इनका एक वो चला था न्यूज़ फ्लो कि यार इसके जो सेरेलैक के जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें भी रिफाइंड शुगर होता है। तो ऑब्वियसली वो मतलब गलत बात थी, अच्छा नहीं है ये। और मैं तो ये सोचता हूँ सरप्राइजिंग कि आज तक किसी ने वो पॉइंट आउट क्यों नहीं किया था कि एक इन्फ्लुएंसर को आके पॉइंट आउट करना पड़ रहा है। ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब ऑन हिज एंड। वो पतला सा कोई इन्फ्लुएंसर है, मेरे को पता नहीं है उसका नाम वगैरह, तो फूड फार्मर। तो अब देखेंगे कि इन्होंने भी अब नो रिफाइंड शुगर का सेरेलैक वाला प्रोडक्ट निकाल दिया है, तो इम्पैक्ट पड़ता है, इसका मतलब ये समझ आ रहा है। बाकी आउट ऑफ होम कंजप्शन में भी इनका हाई डबल डिजिट का ग्रोथ है, जिसमें कि ये वेंडिंग मशीन्स वगैरह बेचते हैं जो ऑफिस वगैरह में लगती हैं, आपने देखा ही होगा, तो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ रहा है। बाकी कन्फेक्शनरी में अच्छा ग्रोथ है, किस वजह से? मंच की वजह से, बिकॉज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। तो ये रहा नेस्ले का, HUL का और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का ग्रोथ। अगर कोई मुझे बोले कि इनमें से कोई कंपनी, आप तीनों में से कोई चुनो, इफ़ देयर आर नो अदर कंपनीज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मैं फिर भी बोलूँगा टाटा कंज्यूमर्स की ग्रोथ थोड़ा ठीक है, बट अगेन उसका पी कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो
मतलब ओवरऑल मैं बताऊँ, मुझे किसी का भी रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू देयर पी तो ठीक नहीं लगा। नेस्ले और एचयूएल को तो छोड़ ही दीजिए, बाकी टाटा का थोड़ा ठीक है, लेकिन अगेन उसका पी कुछ ज़्यादा हाई है, तो वो जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो देखेंगे, अभी आरआर केबल का भी रिजल्ट आया है, तो वो अगेन उसका तो मार्जिन पूरा चला ही गया, 12% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन 4.7% पे आई थिंक आ गया है। तो देखता हूँ, कल मैं शायद आरआर केबल को और अपार को डिस्कस करूँगा, अपार इंडस्ट्रीज़ को। तो अपार का तो रिजल्ट 30 को है, तो मैं देखता हूँ, आई डोंट नो, मे बी कल क्योंकि इंडसइंड का भी रिजल्ट आया और बजाज फाइनेंस का भी आया था, तो शायद मैं कल बैंक्स को डिस्कस करूँ या केबल वायर्स एंड केबल्स में किसी दो कंपनीज़ को डिस्कस करूँगा। देखते हैं कल कैसे होता है। एंड आई होप काफ़ी इंसाइट्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर पाया हूँ एफएमसीजी कंपनीज़ के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।